राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्राउंड प्लान। ग्राउंड प्लान ऑफ सिक्स्थ एडिशन, यानी ग्राउंड प्लान मतलब कि एक रफ फॉर्मेट या फिर एक रफ बोले तो इंडेक्स जैसा, जिससे हमें पता चल जाए कि पूरे एडिशन में कैसे चीज़ें अरेंज की हुई है और क्या क्या चीज़ें दी गई है। मतलब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा कि ग्राउंड प्लान ऑफ सिक्स्थ एडिशन में क्या दिया गया है और इनमें से कौन सी चीज़ें समझनी है और कौन सी चीज़ें याद रखनी है। ग्राउंड प्लान ऑफ सिक्स्थ एडिशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। Dr. Bradford remarked organon of medicine as the Bible of homeopathy. डॉक्टर ब्रेडफोर्ड का कहना है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है वो हमारी होम्योपैथी की बाइबल है। मतलब कि इसमें होम्योपैथी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में हमारे होम्योपैथी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, सारी गाइडेंस दी गई है। इसीलिए डॉक्टर ब्रेडफोर्ड ने कहा है कि ये हमारी बाइबल है होम्योपैथी की, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो बुक है वो। क्योंकि जैसे ही बाइबल को सारे उसके जो टेस्टिमनीज है, यानी कि जो बाइबल को जैसे गीता को फॉलो करते हैं सारे संत, जैसे बाइबल को फॉलो करते हैं उसके सारे टेस्टिमनीज, वैसे ही हमें होम्योपैथी को, हम होम्योपैथ्स को अच्छे से होम्योपैथी को अच्छी होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक को फॉलो करना चाहिए। It is highly respected as the greatest work on law of similia all over the world. अब ये जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है वो ग्रेटेस्ट वर्क है लॉ ऑफ सिमिलिया पे, और उसको हाईली रिस्पेक्ट दी जाती है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट वर्क है लॉ ऑफ सिमिलिया पे। क्योंकि इसके जैसे बुक लॉ ऑफ सिमिलिया पे इतनी अच्छे से किसी ने नहीं बनाई है। Hahnemann sir advises his followers to study organon of medicine with the spirit of inquiry and not to follow it like a gospel। यानी हैनेमन सर का कहना है उनके सारे फॉलोअर्स को, फेलो फिजिशियंस को, कि हमें स्टडी करना चाहिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को विद द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। यानी हमेशा किसी भी चीज़ को पढ़ते पढ़ते उससे क्वेश्चंस आने चाहिए कि यहाँ पर ऐसा क्यों है, यहाँ पर ऐसा क्यों है, एंड नॉट टू फॉलो इट लाइक अ गॉस्पेल। मतलब दिया है और सच मानकर एकदम उल्लू की तरह बस मानते ही चलेंगे, गुकते ही चलेंगे, मतलब रट्टा मारकर नहीं पढ़ना है। अच्छे से हर एक चीज़ को इंक्वायर करके, रीचेक करके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ जान के इन डिटेल अच्छे से डेप्थ में पढ़ना चाहिए। Organon is an authoritative scientific thesis of Hahnemann Sir on the law of similia and its practical application in the field of therapeutics। ये जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक है ये एक ऑथोरिटेटिव, यानी एक ऑथर ने लिखी गई ऑथोरिटेटिव साइंटिफिक थीसिस है। थीसिस मतलब बुक ऑफ हैनेमन सर ऑन लॉ ऑफ सिमिलिया, और उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है वो फील्ड ऑफ थेराप्यूटिक्स में मौजूद है। मतलब कि उसके जो भी प्रैक्टिकल हम एप्लीकेशंस करते हैं थेराप्यूटिक फील्ड में, वो हमें ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से सीखने को मिलता है। Before proceeding to the study of aphorisms, it is better to have an idea about the structure or the ground plan of organon। यानी कि एफोरिज्म्स के बारे में डीपली देखने से पहले अच्छा होगा अगर हम एक रफ आइडिया ले लें उसका स्ट्रक्चर या उसके ग्राउंड प्लान के बारे में। तो अब ग्राउंड प्लान क्या है, यहाँ तक आते आते ये क्वेश्चन मन में 2 बार 3 बार तो आ ही गया होगा, और अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि एग्जैक्टली ग्राउंड प्लान में है क्या। सो अ ग्राउंड प्लान टू अ बुक इज लाइक अ ब्लूप्रिंट टू अ बिल्डिंग। यानी कि कोई भी बुक का ग्राउंड प्लान जैसे कि कोई बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट, मतलब कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले जैसे उसका रफ स्ट्रक्चर बनता है, ब्लूप्रिंट निकलती है, वैसे ही कोई भी बुक प्रिंट होने से पहले पहला उसका एक रफ आइडिया ग्राउंड प्लान निकलता है। तो बस ग्राउंड प्लान वही है। अ ग्राउंड प्लान टू अ बुक इज लाइक अ ब्लूप्रिंट टू अ बिल्डिंग। द परफेक्ट we are in the designing the blueprint, the better will be the building construction। मतलब जितना अच्छा ब्लूप्रिंट डिज़ाइन हुआ होगा उतनी ही अच्छा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बनेगा। इन डिप्थ जितना ब्लूप्रिंट में सब कुछ क्लैरिफाई करके अच्छे से कंस्ट्रक्शन वर्क्स लिखे होंगे उतने ही अच्छे से बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन वर्क्स होंगे। तो वैसे ही इन द सेम मैनर द नॉलेज ऑफ ग्राउंड प्लान ऑफ द बुक helps us in better reading and understanding the content of the book। इसी तरीके से अगर हमें ग्राउंड प्लान का थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, रिमेंबर होगा रफली ग्राउंड प्लान, तो वो हमें ये बुक को समझने में, रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में और सारे कंटेंट को, बुक को याद करने में भी बहुत हेल्पफुल होगा।
A ground plan to a book is like a blueprint to a building. The perfect we are in the designing of the blueprint, the better will be the building construction. In the same manner, the knowledge of the ground plan of a book helps us in better reading and understanding the content of the book. Consideration of ground plan is very helpful in monitoring or मास्टरिंग दिस ग्रेट वर्क ऑन मेडिसिन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। यानी कि अगर हमें ग्राउंड प्लान के बारे में आइडिया होगा, अगर हम उसको कंसीडर करेंगे तो हमें ये जो ग्रेट वर्क है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक का, उसे कंसीडर करने में, याद करने में, मास्टर करने में बहुत ही आसानी होगी। कंसिडरेशन ऑफ ग्राउंड प्लान इज़ वेरी हेल्पफुल इन मास्टरिंग द ग्रेट वर्क ऑन मेडिसिन ऑर्गेनन ऑफ medicine. The ground plan is nothing but the method of arrangement of the data in the book. यानी कि ग्राउंड प्लान कुछ और नहीं है, बस एक मेथड है किस फॉर्म में डेटा है वो बुक में अरेंज किया गया है, वो वाली मेथड। द ग्राउंड प्लान इज नथिंग बट द मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द बुक। The sections of the sixth edition of Organon can be broadly divided into two parts. अब ये जो सिक्स्थ एडिशन है उसका सेक्शंस यानी कि उसके एफोरिज्म्स है वो ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सेकंड है ऑर्गेनन प्रॉपर। देखो कुछ इस तरीके से ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, उसके सिक्स्थ एडिशन के ग्राउंड प्लान में हम देखते हैं। ग्राउंड प्लान ऑलमोस्ट सारे एडिशन का सेम ही है, लेकिन यहाँ पर हमने सिक्स्थ एडिशन का कंसीडर किया हुआ है। सो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है, उसमें सिक्स्थ एडिशन में एफोरिज्म्स है वो टू पार्ट्स है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें इंट्रोडक्शन है, और ऑर्गेनन प्रॉपर जिसमें सारे एफोरिज्म्स है। और ये जो एफोरिज्म्स है वो फर्दर टू पार्ट्स में है। अब सिक्स्थ एडिशन में 291 एफोरिज्म्स है, 1 से लेकर 291 एफोरिज्म्स ये ऑर्गेनन प्रॉपर के अंडर आते हैं। तो ऑर्गेनन प्रॉपर फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है थियोरेटिकल या फिर डॉक्टराइनल पार्ट, और सेकेंड है प्रैक्टिकल पार्ट। फर्स्ट जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें दिए गए हैं 1 to 70 एफोरिज्म्स, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें 71 to 291 एफोरिज्म्स। यानी कि यहाँ पर थ्योरी में हम समझेंगे सारी फिलोसॉफिकल चीज़ें, जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं, जो हमें प्रैक्टिस के दौरान काम आने वाली है एज अ थियोरी नॉलेज, वो हम यहाँ पर 1 to 70 एफोरिज्म्स में पढ़ेंगे। और वहीं प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, वगैरह वगैरह, ये सब प्रैक्टिकल पार्ट में आएगा, यानी 71 से 291 में। तो ये हो गया एक रफ मॉडल। अब इन डिटेल देखते हैं इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनन प्रॉपर, थियोरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट। इंट्रोडक्शन। अ लेंथी इंट्रोडक्टरी पार्ट वॉज एडेड फ्रॉम द सेकेंड एडिशन ऑनवर्ड्स। यानी एक लेंथी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सेकेंड एडिशन से ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन डिड नॉट कंटेन दिस लेंथी इंट्रोडक्शन। फर्स्ट एडिशन में ऐसा कोई भी लेंथी इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया था। दिस इज because after the publication of first edition of Organon, Hahnemann sir was criticized and homeopathy was questioned and ridiculed. और इसी वजह से, क्योंकि फर्स्ट एडिशन में कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया था, कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं अवेलेबल था, तो फर्स्ट एडिशन के पब्लिकेशन के बाद हैनेमन सर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, होम्योपैथी पर बहुत सारे क्वेश्चंस लगे, उसे बहुत बुरा भला कहा गया। Hence, in this introductory part, Hahnemann sir tried to prove that homeopathy is the only curative and allopathy is mere palliative. यानी कि इसीलिए हैनेमन सर ने एक इंट्रोडक्शन पार्ट में एक अच्छा सा लेंथी इंट्रोडक्शन रखा, जिसमें हैनेमन सर समझाते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं या फिर बताते हैं कि हैनेमन सर है होम्योपैथी है वही एकमात्र क्यूरेटिव मेथड है, और जो एलोपैथी है वो पैलिएशन और सप्रेशन से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। पैलिएशन मतलब जो मेन सिम्टम्स है, मेन कंप्लेंट्स है, उसका टेम्पररी रिलीफ, और सप्रेशन यानी कि लोअर ऑर्गन से वो कोई भी लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन से या फिर लेस इम्पोर्टेंट प्लेस से कोई भी डिसीज़ को हटाकर उसको दूसरे ऑर्गन के डैमेज करने का, मतलब एक जगह से सप्रेश कर दिया तो वो दूसरी जगह पे एज ए डिसीज फॉर्म में आएगा। पैलिएशन सप्रेशन भी हम आगे जाकर इन डिटेल में देखेंगे। सो यहीं की नथिंग, एलोपैथी इज नथिंग मोर देन पैलिएशन। Hence, in introductory part, Hahnemann sir tried to prove that homeopathy is the only curative and allopathy is mere palliative.
दिस कंटिन्यू टिल द लास्ट 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन, और ये कंटिन्यू हुआ लास्ट 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन तक, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट 2nd एडिशन से लेकर 6th एडिशन तक कंटिन्यू रहा। इन दिस सेक्शन हैनेमन सर कमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग, यानी इस सेक्शन में हैनेमन सर ने फॉलोइंग जो पॉइंट्स है, फॉलोइंग जो चीज़ें हैं उस पर इन डिटेल इन डेप्थ बात की है। द डिफरेंट थेराप्यूटिक सिस्टम ऑफ हीज टाइम एंड देयर इफेक्ट्स इन जनरल, यानी उस टाइम पर जो भी डिफरेंट थेराप्यूटिक सिस्टम्स अवेलेबल थी उसके बारे में बात की है, और उसकी इफेक्ट्स क्या है इन जनरल उसके बारे में। The review of the allopathic therapeutics and an analysis of its all ill effects in एंड यूजलेसनेस, यानी कि रिव्यू दिया है एलोपैथिक थेराप्यूटिक्स के बारे में, एलोपैथिक मेडिकेशंस के बारे में, और उसको एनालिसिस करके बताया है कि ये इसकी खराब इफ़ेक्ट्स है या फिर यूजलेसनेस है। एलोपैथी इन अ क्रूड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, और ये बहुत ही क्रूड मेथड है ट्रीटमेंट का। एलोपैथी हैज़ बीन प्रोजेक्टेड एज द पैलिएटिव ट्रीटमेंट, और एलोपैथी को एज एन पैलिएटिव ट्रीटमेंट वहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले तो सारी जो भी थेराप्यूटिक्स की सिस्टम है उसके बारे में बात की और उसकी इफ़ेक्ट्स इन जनरल। फिर एलोपैथी पे रिव्यू दिया, एनालिसिस करके बताया कि उसके क्या क्या इल इफेक्ट्स है, यूजलेसनेस है, वो क्रूड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, और उसको प्रोजेक्ट किया एज अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट। फिर एक्सीडेंटल होम्योपैथिक क्योर्स को बताया, जो स्ट्रे क्योर्स है, जो अचानक से हो गए थे लेकिन होम्योपैथिकली हुए हैं, ये किसी ने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। तो एक्सीडेंटल होम्योपैथिक क्योर्स ऑब्जर्व्ड बाय डिफरेंट फिजिशियंस इन द हिस्ट्री, डिफरेंट फिजिशियंस ने जो एक्सीडेंटल होम्योपैथिक क्योर्स को अपनी हिस्ट्री में जो भी ऑब्जर्व किया वो, एंड द इंसिडेंस ऑफ अप्लाइंग द लॉ ऑफ सिमिलिया अननोइंगली इन द पास्ट, और ये भी बताया कि लॉ ऑफ सिमिलिया पास्ट से चला आ रहा है और अननोइंगली यानी जानने बगैर ही बहुत बार पास्ट में वो यूज भी हुआ है। सो ये एक्सीडेंटल क्योर्स और जो इंसिडेंट्स है जिसमें लॉ ऑफ सिमिलिया अननोइंगली अप्लाई हुआ है पास्ट में, ये चीज़ें। फिर हैनेमन सर्स व्यू अबाउट डिसीज, he explains that diseases are not mechanical but are the dynamical derangement of vital force, यानी हैनेमन सर है अपने व्यूज देते हैं डिसीज के बारे में इंट्रोडक्शन पोर्शन में, जिसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि डिसीज है वो मैकेनिकल, मतलब कॉन्शियस नहीं है। मतलब वो डिसीज़ कोई भी अगर बॉडी में होता है तो वो कॉन्शियसली नहीं होता कि अब मुझे डिसीज़ होने वाला है, या फिर डिसीज़ बोल के आता है कि अब मैं आ रहा हूँ, नहीं, नथिंग इज कॉन्शियस अबाउट डिसीज। डिसीज आर नॉट मैकेनिकल बट आर द डायनामिक, मतलब वो डायनामिक है, वो एक एनर्जी के फॉर्म में है, वो कुछ कोज, एक्साइटिंग कोज या ऐसे कुछ कोज के कारण होता है, वो डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स के कारण होता है। मतलब जो एनर्जी के लेवल पर, जो वाइटल फोर्स के लेवल पर जो डिरेंजमेंट हुई है उसके कारण वो डिसीज प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में। और डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स के बाद ही जो हमारे टिश्यू डिरेंजमेंट होता है वो नेक्स्ट स्टेप है। तो हैनेमन सर ऐसा मानते हैं कि डिसीज आर नॉट मैकेनिकल बट आर डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, और इसको कुछ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन भी किया है। फिर द डायनामिसिटी ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल्स एंड ड्रग, और फिर जो वाइटल प्रिंसिपल है और ड्रग है उसकी डायनामिसिटी के बारे में बात किया है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? सबसे पहले तो थेराप्यूटिक सिस्टम्स उस समय की और उसके इफेक्ट्स इन जनरल। फिर एलोपैथिक थेराप्यूटिक्स, उसकी एनालिसिस, इल इफेक्ट्स एंड यूजलेसनेस। एलोपैथी को क्रूड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बताया गया और प्रोजेक्ट किया एज एन पैलिएटिव ट्रीटमेंट। फिर एक्सीडेंटल होम्योपैथिक क्योर्स और इंसिडेंट्स ऑफ अप्लाइंग लॉ ऑफ सिमिलिया अननोइंगली इन द पास्ट। फिर हैनेमन सर का व्यू अबाउट डिसीज कि डिसीज इज नॉट मैकेनिकल बट डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स, डायनामिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। और फिर डायनामिसिटी ऑफ वाइटल प्रिंसिपल। यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज द सिमिलिया इज द ओनली लॉ ऑफ क्योर एज आइडेंटिफाइड बाय द एंशिएंट फिजिशियन। अब ये जो लॉ ऑफ सिमिलिया है वो सिर्फ एकमात्र ऐसा लॉ है जिससे हम क्योर तक पहुंच सकते हैं। एक फिजिशियन है वो पेशेंट को क्योर दे सकता है, और ये एंशिएंट फिजिशियन ने भी आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये बताता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द माइन्यूट और द मिनिमम डोज इज द वन विच रिस्टोर्स द हेल्थ विदाउट वीकनिंग इंजरी और हार्मिंग द पर्सनैलिटी। और फिर मिनिमम डोज की जो थियरी है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है इंट्रोडक्शन पोर्शन में, कि जो मिनिमम डोज है वो ऐसा मिनिमम डोज है जो ना कि वीकन करता है, ना कि इंजरी पहुँचाता है, ना ही हमारी पर्सनैलिटी को हार्म करता है, बल्कि हमारी हेल्थ को रिस्टोर करता है, ये सारी चीज़ें किए बिना।
The true physician is the one who treats the patient without any harm, restores health in relatively short period. और एक सच्चा फिजिशियन वही है जो पेशेंट को कोई भी हार्म पहुंचाए बिना ही उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर दे शॉर्ट पीरियड में. The ideal cure is possible only by the application of the remedy based on the law of similia and not by the tonics and stimulant medication. यानी कि जो आइडियल क्योर है वो तभी पॉसिबल होगा जब हम कोई भी रेमेडी का एप्लीकेशन लॉ ऑफ सिमिलिया के थ्रू करेंगे, ना कि कोई भी टॉनिक या स्टिमुलेंट मेडिकेशन से कि दे दिया और इंस्टेंट रिलीफ मिल गया. नहीं, बिल्कुल नहीं. यानी कि क्या क्या देखा इस 4 पॉइंट में हमने कि जो लॉ ऑफ सिमिलिया है वो एशियन फिजिशियन ने आइडेंटिफाई किया है कि वही एक लॉ है क्योर करने के लिए. फिर मिनिमम डोज की जो थियरी है वो. फिर ट्रू फिजिशियंस कौन है, मतलब क्या आइडियलिटी है, ट्रू फिजिशियन की आइडेंटिटी है वो कि, और आइडियल क्योर क्या है वो. तो यहाँ पर हमारे टोटल 9 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं जो इंट्रोडक्शन में ज़्यादा इंपॉर्टेंटली दिए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं. अब नाउ ऑर्गन एंड प्रॉपर के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें 1 to 91 aphorisms mentioned है. So organ and proper is the detailed description of Hahnemann sir's view on homeopathy and its practical analysis. अब organ and proper में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है हैनेमन सर के व्यू का ऑन होम्योपैथी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. यानी कि होम्योपैथी क्या है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल व्यू हैनेमन सर का दिया गया है ऑर्गन एंड प्रॉपर में. The 6th edition contains 291 aphorisms. 6th edition में 291 aphorisms दिए गए हैं. The organ and proper can be divided into. अब जो organ and proper है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, theoretical part और doctrinal part and practical part. theoretical part में 1 to 70 aphorisms और practical part में 71 to 291 aphorisms. यहाँ पर अब एक देख सकते हैं आप पूरा चार्ट दिया गया है. इसका फोटो चार्ट समझाने के बाद एंड ऑफ द वीडियो अटैच कर दूंगी. ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में ये सारा चार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कुछ इस तरीके से. आप देख लीजिए, इसका पार्ट 2 वीडियो है. सो फटाफट चार्ट को समझ लेते हैं. सबसे पहले ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गन एंड एफोरिज्म्स, इंट्रोडक्शन और ऑर्गन एंड प्रॉपर 2 पार्ट. इंट्रोडक्शन में हमने देख लिए जो अभी 10 पॉइंट्स वो वाले, और अब ऑर्गन एंड प्रॉपर. ऑर्गन एंड प्रॉपर में फर्दर 2 पार्ट, थियोरेटिकल पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट. जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें 1 से लेकर 70 एफोरिज्म्स और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें 71 से लेकर 291 एफोरिज्म्स. अब जो थियोरेटिकल पार्ट है उसके 1 से 70 एफोरिज्म्स को कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 डिविजन्स में हमने डिवाइड कर दिया है. जिसमें से सबसे पहला है फिजिशियंस मिशन, जिसके अंडर में है 2 एफोरिज्म्स, फर्स्ट एफोरिज्म एंड सेकेंड एफोरिज्म. फिर सेकेंड है रिक्विजाइट नॉलेज ऑफ फिजिशियन, जिसमें है थर्ड एंड फोर्थ एफोरिज्म्स. फिर है नॉलेज ऑफ डिसीज, जिसमें है 5 to 18 एफोरिज्म्स. फिर है नॉलेज ऑफ ड्रग, जिसमें है 19 to 21 एफोरिज्म्स. फिर एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, उसमें 22 से लेकर 27 एफोरिज्म्स. एंड देन नॉलेज ऑफ सिलेक्टिंग द रेमेडी एंड सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथी, वो दिया गया है 28 से लेकर 69 एफोरिज्म तक. और फिर ये सारे एफोरिज्म्स जो थियोरेटिकल पार्ट में है उसकी समरी दी गई है 70 एफोरिज्म में. तो अब ये जो एफोरिज्म्स है इसके वन लाइनर पे एक सेपरेट वीडियो भी है, लेकिन ये चार्ट में आप कुछ एफोरिज्म्स जो मेन एफोरिज्म्स है उसके वन लाइनर मेंशन कर सकते हो जो इजी टू रिमेंबर है. सो फर्स्ट एफोरिज्म है फिजिशियंस मिशन में फर्स्ट और सेकंड 2 एफोरिज्म है, जिसमें से फर्स्ट एफोरिज्म है मिशन ऑफ फिजिशियन एंड सेकेंड एफोरिज्म है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर. वन लाइनर मतलब कि 1 लाइन में वो पूरे एफोरिज्म का सार जो मेन कंटेंट है उसको 1 लाइन में बता देना कि ये इसका इंपॉर्टेंट या फिर ये टॉपिक है जिसके बारे में इसमें बात की गई है. तो फर्स्ट एफोरिज्म में बात की गई है मिशन ऑफ फिजिशियन, सेकेंड है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर. फिर रिक्विजाइट नॉलेज ऑफ फिजिशियन, थर्ड और फोर्थ एफोरिज्म. तो थर्ड एफोरिज्म इज अबाउट रिक्विजाइट नॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड फोर्थ एफोरिज्म इज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ. फिर नॉलेज ऑफ डिसीज एफोरिज्म 5 to 18, जिसमें एफोरिज्म 5 में है कॉजेशन ऑफ डिसीज, जिसमें एक्साइटिंग कॉज एंड फंडामेंटल कॉज. 6 इज अबाउट अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर. 7th इज अबाउट कोजा ओकेशनलिस एंड टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स. 8 is about restoration of health and 9 to 18 is vital force.
फिर नॉलेज ऑफ ड्रग इज फ्रॉम 19 to 21. एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज इज 22 to 27. फिर नॉलेज ऑफ सिलेक्टिंग द रेमेडी एंड सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथी 28 to 69 एंड समरी. फिर आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, जिसमें 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर, 71 एफोरिज्म, 3 पॉइंट्स, 3 फोल्ड आइटम्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज टू बी एक्वायर्ड बाय अ फिजिशियन, इसके बारे में बात की गई है 71 एफोरिज्म में, यानी कि 71 एफोरिज्म, 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर. वॉट इज टू बी नॉन टू क्योर द डिसीज, यानी कोई भी डिसीज को क्योर करने के लिए हमें सबसे पहले कौन सी चीज़ पता होनी चाहिए, ये दिया गया है एफोरिज्म 72 से लेकर 104 तक. फिर हाउ टू एक्वायर नॉलेज of medicine 105 to 145. The most suitable method of employing medicines for medium for cure of disease 146 to 285. Then therapeutic agents other than drug 286 to 291. तो 71 में 3 points necessary for cure. What is to be known to cure the disease 72 to 104. वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ. फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, यानी किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो दिया गया है 72 से लेकर 104 तक, जिसमें से 72 से 82 है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, यानी डिसीज का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, और केस टेकिंग 83 to 104. देन हाउ टू एक्वायर नॉलेज ऑफ मेडिसिन. तो नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का कोई भी नॉलेज हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, ये 105 to 145 जिसमें दिया गया है ड्रग प्रूविंग. एंड द मोस्ट सुटेबल मेथड्स ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन फॉर क्योर ऑफ डिसीज, ये दिया गया है, यानी कि मोस्ट सुटेबल मेथड जिससे हम मेडिसिन को पेशेंट को या फिर डिसीज को क्योर करने के लिए दे सकते हैं, वो है 146 to 285, जिसमें फर्दर 3 पार्ट्स है. मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी 146 to 171. वन साइडेड डिसीज, मेंटल डिसीज, इंटरमिटेंट फीवर, डाइट एंड रेजिमेंट्स, ये दिया गया है 172 से 263 तक. और होम्योपैथिक फार्मेसी, 1 सेकेंड, हाँ, और होम्योपैथिक फार्मेसी एंड ड्रग डायनामाइजेशन 264 से लेकर 285 तक. एंड थेराप्यूटिक एजेंट्स अदर देन ड्रग 286 to 291. मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी 286 287. मेस्मेरिज्म 288 299. मसाज 290 एंड बाथ 291. तो ये हो गया पूरा का पूरा ग्राउंड प्लान, ये चार्ट फॉर्म में. यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 वीडियो में. अगर आपको इन डिटेल और जाना है डिस्क्रिप्शन में, तो आप सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.